नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ताजा मामला एनसीपी की वरिष्ठ नेता और शरद पवार की बेटी शरद पवार के सुप्रिया सुले के एक बयान से आया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि आने वाले 15 दिनों में यानी 2 हफ्तों में 2 महाविस्फोट होने हैं, राजनीतिक महाविस्फोट। एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में। अब दिल्ली वाले विस्फोट के बारे में उनका आकलन क्या है, इस पर सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का आकलन एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कुछ उथल पुथल से है। वहीं ज्यादातर लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के संभावित निर्णय के बारे में उन्होंने ऐसी बातें कही है। महाराष्ट्र के महाविस्फोट की बातें उन्होंने क्यों कही है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद की परिस्थितियों के बारे में कही है, या उनकी अपनी पार्टी में जो घमासान की खबरें आ रही है उनके बारे में कही है। इसके बारे में पक्के तौर पर सुप्रिया सुले ही बता सकती हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र में जिस सियासत को लेकर चर्चा गर्म है, अजीत पवार की संभावित बगावत को लेकर चर्चा गर्म है, और इन सारी चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र में अमित शाह की एक सभा में गर्मी और लू के थपेड़ों से 13 लोगों की जान चली जाती है। ये खबर गोदी मीडिया से गायब है। 13 मराठियों की जान चली जाना, 13 मराठी मानुस की जान चली जाना, ये खबरों में नहीं है। राजनीतिक संधियां और दुर्विसंधियां जरूर खबरों में है, लेकिन राजनीतिक संधियों और दुर्विसंधियों का यह सिलसिला महाराष्ट्र में कहां जाकर रुकेगा, इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इन 13 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, और इनका राजनीतिज्ञों के सेंटिमेंट से, इन संधियों और दुर्विसंधियों से कोई लेना देना है, आम लोगों के सेंटिमेंट से नेताओं को कुछ फर्क पड़ता है, इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की सियासत पर बेहद पैनी नजर रखने वाले अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर आपका। नमस्कार। ये जो सुप्रिया सुले ने कहा है कि 2 हफ्तों में यानी 15 दिनों में 2 महाविस्फोट होने हैं, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में, इन महाविस्फोटों का क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, ये तो सुप्रिया सुले ही बता सकती है कौन से विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि सबकी नजरें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे लगी हुई है कि जो 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारा पेच वहां फंसा हुआ है। यदि 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बाकी बचे हुए 16 में से जो 26 बचते हैं, 40 में से 16 जाने के बाद, वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। यदि ये सब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो सरकार अवैध घोषित होती है। जो सरकार है, सरकार अवैध घोषित होगी तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा, पत्तों के बंगले जैसी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसने अविश्वास प्रस्ताव झेला होता, उसमें हारे होते, तो फिर शायद फिर उनको फिर एक बार बुलाया गया होता कि आप सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए वो ऑप्शन बंद है। तो सरकार गिरने का दुख बीजेपी को तो होगा, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा टेंशन है जो पड़ोसी राज्य कर्नाटक है, उनके चुनाव में यदि इसका विपरीत परिणाम पड़ा तो फिर बीजेपी जो 60-70 तक खींच के लाने का प्रयास कर रही है, वो कहीं 40 के नीचे नहीं जाए विधानसभा में कर्नाटक में। इसलिए अमित शाह, जिनको लोग चाणक्य कहते हैं, हम जुगाड़ू कहते हैं, राजनीतिक जुगाड़ू, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो गए थे, महाराष्ट्र गए, लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल के लगातार साथ में है, और एक प्लान बी बना है जिसमें 2 सेक्शन है अलग अलग। एक प्लान ए बी बना है कि सरकार अवैध घोषित हो और किरकिरी हो, इसकी जगह पे यदि हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पहले ही एकनाथ शिंदे से इस्तीफा लेकर अपनी सरकार बना ले, जिसमें एकनाथ शिंदे नहीं हो, डिस्क्वालिफिकेशन का लफड़ा ही नहीं हो, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के जब 40 लोग जाएंगे तो उनकी जगह कौन आएंगे? तो एक अजित पवार ऐसा पोटेंशियल नाम है कि जो 30 एमएलए उठा खड़ा कर सकते हैं, 30-35 एमएलए। क्या वाकई वो खड़ा कर सकते हैं 30-35 हाँ, एमएलए? अभी हाँ, क्योंकि युवा है और उनकी पार्टी में बहुत पकड़ रही है। ये बात अलग है कि 2019 के चुनाव जीतने का जो 53 सीटें आई है एनसीपी को, उसका टोटल श्रेय शरद पवार को जाता है, लेकिन शरद पवार की पार्टी पे मतलब
कमोपेश पूरी पार्टी का कब्जा संगठन पे उनका ही था। तो 30-35 भी लोग गए और जो पुराने लोग होंगे वही शरद पवार का साथ देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा पेच ये फंसता है कि ये लोग जाएंगे, 2/3 लेके जाएंगे, टेक्निकली सब ठीक होगा, लेकिन उन्हें जाके कहीं मर्ज होना पड़ेगा। क्या अजित पवार बीजेपी में मर्ज हो पाएंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि अजित पवार इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले और इंडिपेंडेंट राजनीति करने वाले लोग हैं। जी शरद पवार भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं। वो जब जब कांग्रेस में आए हैं वो अनईजी होकर कांग्रेस छोड़ के चले गए। जी वो अपनी स्वयं की दुकान चलाते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। जी ऐसे में शरद, यदि उनको वहां पे नहीं करना है, मतलब ज्वाइन करने का अभी सारा पेशोपेश वही है कि वो अलग पार्टी बना के वो अपने आप को एनसीपी घोषित करेंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन तक मसला जाएगा। चाचा भतीजे के बीच में बहुत छीछा लेदर होगी। और मुझे लगता है कि अजित पवार ये इतनी छीछा लेदर अपने चाचा की नहीं करेगा जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे में हुआ, वो अजित पवार और शरद पवार में होता हुआ नजर नहीं आएगा। शरद पवार के पास 10 ऐसे एमएलए मिलके जा चुके हैं। मेरे जो आईपीएस अधिकारी को, जो मेरे मित्र है मुंबई में, उन्होंने बड़ी कंफर्म खबर दी है कि 10 ऐसे जी विधायक है जो शरद पवार जी से मिलके गए हैं और उनने कहा कि हमको बुलाकर ईडी के अधिकारियों ने कुछ कागज दिखाए हैं और हमको लगता है कि यदि हमने उनका साथ नहीं दिया तो हम जेल जाए। तो शरद पवार, वैसे उस टाइम पे शरद पवार ना उनको मदद करने की स्थिति में है, तो शरद पवार ने जो कहा कि जो आपका मन कहे वो करिए। तो हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो जब 10 लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उन 10 का इस्तीफा होगा। जब 10 का इस्तीफा होगा और ये 40 यदि उसके बाद डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इनके भी इस्तीफे होंगे। तो सदन की स्ट्रेंथ 288 से 238 पे आएगी। और जब 238 पे आ जाती है तो एनडीए के पास, मतलब मेजोरिटी के लिए 120 लगेंगे तब 238 पे। तो एनडीए के पास माइनस शिंदे 122 होते हैं। तो फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर एक अपनी सरकार चला सकते हैं और ये 50 बाई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन कब करता है, फिर बीच में ये आएगा कि अभी 1 साल का समय है तो बाई इलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो ये सरकार वैसी ही चलेगी जैसी चलनी है। असेंबली में 1 साल का समय नहीं है, असेंबली में ज्यादा समय है। नहीं, 1 साल का ही समय है। इसीलिए आपको याद होगा 1.5 उत्तराखंड साल में का समय, मुख्यमंत्री 1.5 साल का। 1 साल का समय इसलिए होता है अभिषेक जी, इसीलिए उत्तराखंड में धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और जिस सांसद को मुख्यमंत्री बना के ले गए थे वो बाई इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। जी 8 महीने का टाइम था तो 1 साल का ब्रैकेट में नहीं आ सकता था। तो फिर वो उनको इस्तीफा देना पड़ा और धामी की लॉटरी लग गई जो फिर चुनाव हारने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। तो वो पेच फंस सकता है तो राष्ट्रपति शासन, लेकिन उसमें किरकिरी ये नहीं होगी कि सरकार गिर गई। जी तो अब सारा दामोदमार ये है कि अजित पवार क्या सोचते हैं। 10 विधायक तो इस्तीफा देने के लिए कंफर्म बैठे हैं। मतलब कल 40 डिस्क्वालीफाई होते हैं और 10 वो इस्तीफा देते हैं तो भी मुख्यमंत्री बदलेगा। देवेंद्र फडणवीस हो सकता है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले क्योंकि उनके पास मेजोरिटी होगी। यहाँ एक जो जानकारी मेरे पास मिली है सर, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे महाराष्ट्र के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ही बताया कि देवेंद्र फडणवीस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो एकनाथ शिंदे को हालांकि पीछे से देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे थे, ऐसी धारणा बनी हुई है। यदि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो अजीत पवार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा है और उनको पीछे से चला पाना देवेंद्र फडणवीस के बस की बात नहीं होगी और यही अमित शाह चाहते हैं, ऐसा बताया गया है मुझे। क्या आपको लगता है कि वाकई देवेंद्र फडणवीस नहीं, तो फ्री हैंड की स्थिति में है? वर्तमान में अभिषेक, महाराष्ट्र की सरकार अमित शाह चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं चला रहे। पूर्ण रूप से अमित शाह का कंट्रोल है महाराष्ट्र की सरकार पे। एकनाथ शिंदे सीधा उनको रिपोर्टिंग करते हैं और कुछ करवाना भी पड़ता है तो फिर बाकायदा अमित शाह से परमिशन लेके ही कुछ होता है वहां पे। जैसा एक अतिरिक्त कमिश्नर मुंबई में नियुक्त किया गया, वो दिल्ली के परमिशन से ही हुआ। तो इनका तो विश्वास तभी उड़ गया था कि जब एकनाथ शिंदे तोड़ने के बाद इन्होंने कहा था कि शिवसेना खत्म हो जाएगी और नहीं हुई। बाई इलेक्शन में लगातार हार हो रही, उसके बाद तो केंद्रीय नेतृत्व का वो विश्वास नहीं रहा है।
जी। लेकिन अजित पवार कितना विश्वास लायक है और अजित पवार पे आप कितना डिपेंडिंग कर सकते हो? हम्म, कल लोकसभा चुनाव आते आते अजित पवार फिर घर वापसी करेंगे तो क्या करेंगे? हम्म, 80 घंटे की भी तो सरकार बनी थी। जी। तो एक प्लान वो भी वर्कआउट हो सकता है कि 40 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, इनका इस्तीफा हो जाएगा और 10 एनसीपी से और तोड़ लो, उनके भी हम्म, इस्तीफे करवा दो। हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी। एक वर्केबल सोल्यूशन है। और हम्म, ऐसे में कोई बीजेपी का जरूरी नहीं कि देवेंद्र फडणवीस को ही, वो हो सकता है किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। जी। विनोद तावड़े को ही भेज दे, केंद्र में जनरल सेक्रेटरी है, जाओ तुम बना दो। हम्म, या फिर अजित पवार को 40 लाने होंगे, लेकिन फिर अजित पवार को मर्ज होना होगा उन 40 को साथ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो मर्जिंग का एक क्लॉज है। जी। और अजित पवार बीजेपी के बन के रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? हम्म, बीजेपी का समर्थन करना बात अलग है, और वो एनसीपी के कहेंगे तो फिर शरद पवार क्या करेंगे? शरद पवार हालांकि ने यहाँ यदि उसी एक एनसीपी सवाल का उठता है साथ सर। दिया, शरद जी। पवार ने उसी एनसीपी का साथ दिया, तो शरद पवार की केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर की राजनीति समाप्त हो जाएगी। हम्म, वो किसी हालत में अपना राष्ट्रीय रोल छोड़ना नहीं चाहते। हम्म, इसलिए नहीं, शरद एक, पवार ने भी, जो कुछ आईएएस अधिकारी जो बहुत नजदीकी है शरद पवार के, हम्म, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शरद पवार फिर से एक लंबी पारी खेलने के मूड में है महाराष्ट्र में। हम्म, तो मैंने बोला लंबी पारी के मायने? बोले लंबी पारी के मायने फिर गांव गांव निकल जाएंगे, जैसे ईडी का नोटिस निकलने के बाद हो गया। लेकिन जी। इस बार उनको बीजेपी या किसी और से लड़ना नहीं होगा, इस बार उनकी लड़ाई होगी अजित पवार से। हम्म, तो इट विल बी अ टफ बैटल फॉर हिम, ही नोज दैट। जी। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत विश्वास उनको अपने पुराने संबंधों पे है, अपनी हम्म, राजनीति पे है। तो फिर एकनाथ शिंदे के लोग ठगे हुए महसूस करेंगे, हम्म, और एकनाथ शिंदे का ग्रुप खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ग्रुप खत्म क्योंकि होने की फिर बात कर रहे आपने हैं, लेकिन इलीगल मैं, काम किया, आपने गैर कानूनी काम किया, सुप्रीम कोर्ट की सर मोहर मैं लगा दी। इसी से जुड़े हुए एक दूसरे सवाल पर आता हूं, चूंकि आपने एकनाथ शिंदे का जिक्र छेड़ दिया, मैं वहीं आ भी रहा था। एकनाथ शिंदे की बगावत हुई, विधायक दल का बहुमत भले ही चला गया उनके साथ, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं उसमें असली शिवसेना आम मराठी मानुस के बीच ठाकरे गुट है। अगर अजीत पवार बगावत करते हैं तो जनता किसके साथ रहेगी? जो एनसीपी का वोटर है वो शरद पवार के साथ रहेगा या लेजिस्लेचर के साथ अजीत पवार के साथ रहेगा? कहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना कि जो उस आईएएस अधिकारी ने कहा, इट इज हम्म, टफ बैटल टू फाइट। हम्म, अजित पवार के, शरद पवार के जीवन की सबसे संघर्षपूर्ण लड़ाई होगी ये, हम्म, भतीजे का सामना करना। हम्म, लेकिन जो महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स है, हम्म, उनको फॉर बीजेपी टर्न करने में अजित पवार को भी नानी याद आ जाएगी। जी। अजित पवार पे भी वही गद्दारी का टैग लगेगा। हम्म, अजित पवार के ऊपर बीजेपी के ये तमाम ठिकरा फूटेगा। हम्म, और एकनाथ शिंदे ग्रुप यदि अलग ही रहता है, शिवसेना वापस नहीं जाता, तो वो हम्म, बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट खोलेगा कि हमको बुला के कैसा हमारा सत्यानाश कर दिया एकदम। हम्म, हालांकि उस ग्रुप को अभी कोई राजकीय भविष्य दिखता नहीं। जी। सारे के सारे 40 के 40 लोग वीआरएस पे है। हम्म, इसलिए ये जो चालें चल रही है कि शरद अजित पवार जाएगा क्या, अजित पवार जाने का सवाल नहीं है। बीजेपी अब बी प्लान कौन सा ऑपरेट करेगी, क्योंकि जी। उनको करीब करीब ये कंफर्म हो गया है कि सरकार जा रही है। हम्म, और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय रोक के रखा है, वो किसी भी दिन हम्म, सुबह मॉर्निंग में निर्णय दे दिया, और एक कर्नाटक के चुनाव के वोटिंग के 4 दिन पहले यदि निर्णय दे दिया हम्म, तो गदर मच जाएगा। पूरा जनमानस सोचेगा कि ये बीजेपी तो पहली बार एक्सपोज हो गई कि कैसा तोड़ा ताड़ी करने के बाद भी किसा गैर कानूनी काम करते हैं। जी। और सर्वोच्च न्यायालय के मोहर को ये गलत नहीं कह सकते। हम्म, यदि सर्वोच्च न्यायालय गलत है तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दी हुई क्लीन चिट भी गलत होगी गोधरा में। हम्म, जी। मतलब गोधरा की क्लीन चिट में सर्वोच्च न्यायालय सही है और इसमें गलत ये नहीं हो सकता। आप गलत सही की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठ रहा है कि आपने कहा कर्नाटक के चुनाव, भी 15 दिन की जो बात है,
जो 2 हफ्ते की बात कही है, तो ये 2 हफ्ते तो जाकर 30 तारीख या 1-2 मई तक जाके खत्म हो जाते हैं, जो सुप्रिया सूले ने कही है, और चुनाव 10 तारीख को है। तो हाँ तो फिर ठीक कर्नाटक है के ना। चुनाव पर तो इसका असर पड़ेगा ही। उत्तर प्रदेश में हाँ भारतीय जनता पार्टी इनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में है। अतीक कांड को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदनी एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता हुआ दिख रहा है। और इस बीच एंटी गुजराती सेंटिमेंट जो महाराष्ट्र में, गुजरात एंटी गुजराती नहीं, एंटी गुजरात लॉबी सेंटिमेंट जो महाराष्ट्र में आम लोगों के बीच घर कर चुका है। और इसी घर करने के बीच में आपने देखा कि 13 लोग इनके अमित शाह की सभा में उनकी जान चली गई। ये नेता लोग तो एसी में बैठे हुए थे, मंच पर कूलर लगे हुए थे इनके लिए, उन लोगों की जान अभिषेक जी, चलेगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अजीत पवार बगावत करने की स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है? मैंने वही कहा आपको कि ये अजित पवार की भी नानी याद आ जाएगी यदि उनको जिस दिन वो बीजेपी के फेवर, बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। वो जनमानस बदल नहीं सकते। और ये जो 13 लोग मरे हैं, ये आपको मतलब बहुत दुख होगा। और मैं तो पीड़ा से परेशान हूं। ये कोई मेला नहीं था, ये कोई जी। मंदिर की घटना नहीं थी, ये कोई कुंभ मेला नहीं था कि लोग आस्था के लिए गए हैं। एक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाता है। जी। ऐसे पुरस्कार किसी हॉल में होते हैं या राज्यपाल के घर पे होते हैं या मुख्यमंत्री के घर पे होते हैं, ऐसे इसमें होते हैं। इन्होंने उसको शक्ति प्रदर्शन का इवेंट बनाया। वो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के लिए 20 लाख लोगों को बुलाया गया। जी। 41-42 के टेम्परेचर में 20 लाख लोग आए। और ये लोग तो एयर कंडीशन में बैठे हुए थे अपने डायस पे। डायस पे तो एसी लगे हुए थे एयर कर्टन के साथ। लेकिन बाकी जो है, लोग गर्मी में झुलस रहे थे, पीने के पानी के ये थी। और दोपहर का आयोजन था, तो सैकड़ों के तादाद में लोग बीमार पड़ गए, उसमें से 13 मर गए। सरकार अब जानने नहीं दे रही है कि और कितने लोग मरे हैं। सारा टाइट लिप्ट है। जिन लोगों को बड़े बड़े विज्ञापन मिले हैं, जो गोदी मीडिया है तथाकथित, वो शर्मसार, मुझे शर्म आती है मुझे इनको पत्रकार कहते हुए, जो पहले पन्ने पे अभूतपूर्व सभा हो गई इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और 13 लोग मरे हुए कहीं गायब हो जाता है उनको। एक दो अखबार थे, लोकमत या लोक सत्ता, जिन्होंने ये प्रमुखता से छापा कि इतने लोग मर गए। बाकी लोग इन मरे हुए लोगों को खबर भी नहीं मानते। इतना मीडिया बिक चुका है और इतना रेंग रहा है सत्ताधीशों के पैरों में। और उस 25 लाख का अवार्ड दिया, जिस धर्माधिकारी जी को अवार्ड मिला, उन्होंने वो 25 लाख की राशि मुख्यमंत्री के कल्याण कोष में दी। मुख्यमंत्री ने अपने कोष में से 5-5 लाख रुपए मरने वालों को दिए, जो 55 लाख रुपए हो जाते हैं या 60 लाख रुपए हो जाते हैं। 25 लाख रुपए का अवार्ड देने के लिए 13-14 करोड़ का आयोजन हुआ। पूरी सरकारी यंत्रणा लगी, टैक्स पेयर्स के पैसे खर्चा हुए। सिर्फ उनको दिखाना था एकनाथ शिंदे को कि मेरे पीछे लोग हैं। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने 13 लोगों का बलि दिया। यह हत्यारी सरकार है। और इसमें बीजेपी का भी उतना ही रोल है, क्योंकि अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि थे और देवेंद्र फडणवीस का ये आयोजन था, बाकायदा वो सरकार का आयोजन था। जी। तो इससे सरकार छूट नहीं सकती, बच नहीं सकती। आप सरकार तो को सरकार बचने के की बात कुकर्मों का कर रहे हैं। पाढ़ा जब पढ़ा जाएगा, तो अजित पवार कितनी बार उस पर इरेजर लगा के इरेज करने का प्रयास करेंगे। जी। कई मसले हैं। ये प्लानिंग बीजेपी की है, अजित पवार की नहीं है। अजित पवार मोहरे हो सकते हैं क्योंकि अजित पवार पे भी ईडी की तलवार लटकी हुई है। जो चार्जशीट फाइल हुई है, और चार्जशीट में भले उनके और उनके पत्नी का नाम ना हो, जी। लेकिन आगे ये भी बोला गया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो सकती है। जी, मैं उसी सवाल पे आ जिस रहा था कंपनी अभी। में उनकी पत्नी और वो जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी बरकरार है। ये बोल के ईडी ने एक सिरा खोल के रखा है। जी।
सेम यही मामला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के भी है। शुगर फैक्ट्री के अलावा एक और मामला है उसी जिसमें उसी का मैं टाइम्स ऑफ कह रहा इंडिया की हूं, रिपोर्ट की माने। उसी में भी वही है जी। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो ये बीजेपी सर्वोच्च न्यायालय से भयावह डरी हुई है। अपनी सरकार अवैध घोषित हो, इससे ज्यादा किरकिरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बार बार आरोप लगाते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये उसका जीवंत उदाहरण होगा कि सत्ता में आने के लिए कैसा संविधान रोंद देते हैं लोग। जी। जो बात आप कह रहे हैं वही बात संजय राउत को भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना है, 15-20 मिनट पहले ही संजय राउत भी कह रहे हैं कि अजीत पवार बगावत नहीं करेंगे, वो हमारे साथ है। लेकिन कल एक कार्यक्रम में वो नहीं गए जहां उन्हें जाना था और अजीत पवार विधानमंडल में रह गए। इसको लेकर अटकलों को और बल मिला है कि क्या वाकई ऐसी बातें हैं? नहीं, उसमें अभिषेक एक बात भी हुई, कई बार अटकलें, ब्रेकिंग न्यूज देखिए, एक महाविकास आघाड़ी तोड़नी चाहिए, टूटनी चाहिए, इसलिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है और गोदी मीडिया उसमें बिल्कुल सेनापति बन के आगे काम कर रहा है। कल अजित पवार उन जगह पे नहीं गए क्योंकि अजित पवार को लगा जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उष्माघात के कारण, उनको मिलना जरूरी है, तो वो उन लोगों को हॉस्पिटल में देखने को गए हैं। कई बार नेता अपने कार्यक्रमों की प्रायोरिटी के हिसाब से चेंज करते। जी। पिछली बार वो लगातार ट्रैवल कर रहे थे, पूरे राज्य में ट्रैवल कर रहे थे, उनको एसिडिटी की तकलीफ हुई, 2 दिन उन्होंने रेस्ट ली। और आप और हम, अजित पवार तो एक बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के, आप और हम तो इतने बड़े पत्रकार भी नहीं है, लेकिन हम यदि एक दिन रेस्ट करना चाहे तो हमको फोन स्विच ऑफ करना पड़ता। इतने फोन बजते हैं कि आपको रेस्ट नहीं करने देते। तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ रखा तो वो नॉट रीचेबल हो गए और उसी टाइम पे उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी थी गोदी मीडिया ने। फिर नागपुर के अधिवेशन, नागपुर में जो कल सभा हुई उसमें वो आने वाले नहीं है ऐसा कंफर्म बता रहे थे गोदी मीडिया जी। वो गए, वो खुद ही कह रहे कि मैं सुबह कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं कहां हूं, मीडिया इतना मुझे इधर उधर भेज रहा है। जी। तो मीडिया उनको तो कहीं भेज दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो खुद कहीं जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं, अपनी मजबूरी तरफ का से वो सौदा हो कुछ नहीं सकता कर है, रहे हैं, तब भी मैंने लोगों वही को कहा, उसके बाद भी न्यूज चल रही है। मजबूरी का सौदा हो सकता है कि वो जाएंगे तो उनको मर्ज होना पड़ेगा। वो एनसीपी करके अलग पार्टी की आइडेंटिटी बनेंगे तो वो फिर लीगल झगड़े हो जाएंगे और उसकी परिणति भी नहीं नहीं, ऐसी ही तो होगी। सवाल यही है सर, सवाल यही है कि जब एक बार इस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट का एडवर्स जजमेंट आता है महाराष्ट्र के वो पूरे क्राइसिस के ऊपर, तो क्या इसके बाद दूसरा गैम्बल खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो नैतिक साहस आपको दिखाई देता है? भारतीय जनता का पार्टी के अंदर नैतिकता बची का है जो साहस की बात कर रहे हैं? वो तो सारे अनैतिक काम नैतिकता के कवर में करते हैं। जी। जब एकनाथ शिंदे की सरकार तोड़ी तो उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम, क्यों, शिंदे को पूछो क्यों गए। और आज सभी लोग कह रहे हैं कि कैसा देवेंद्र फडणवीस ने 6 महीने मेहनत करके सरकार पार्टी तोड़ी है। तो देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत करके पार्टी तो तोड़ी है, आप जो बात नैतिकता कर तो रहे हैं। इनसे नैतिकता की अपेक्षा मत करिएगा। 2014 के बाद तो नैतिकता वगैरह ये सब अब हम जो करेंगे वही नैतिकता है, हम करेंगे वो सदाचार है। वो व्याभिचार को भी महाराष्ट्र में सदाचार के जनमत रूप के में बीच प्रस्तुत कौन सी करते हैं। नैतिकता है, ये बताइए? क्या जनमत महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है? क्या अजीत जनमत पवार आज के भी बगावत के महाविकास आघाड़ी बाद के भी साथ खड़ा है। खड़ा रहेगा? और क्या महाविकास आघाड़ी के पास जो वोट है, चाहे कितनी भी बड़ी बगावत हो जाए, क्या उस वोट में डेंट नहीं पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार का गुडविल बीजेपी में जाने के बाद डाइल्यूट हो जाएगा। लोग अजित पवार के लिए जान दे देंगे लेकिन बीजेपी के लिए नहीं देंगे जी। और जब अजित पवार बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे तो उन्हें बीजेपी का कमल छाप ब्रांड चलाना पड़ेगा। वो मुश्किल सा लग रहा है। मतलब हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ स्वीकारोक्ति उनकी नहीं हो पाएगी, यही बात आप कहना चाहते हैं? नहीं पड़ा, हेमंत ने पूरी कांग्रेस पार्टी ये कर दी थी, यहां कांग्रेस पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का एक अलग चंक है, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है, उसका एक एरिया है।
एनसीपी का अपना एक एरिया है, उसमें जी थोड़ा बहुत डेंट मार सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के एरिया में अजित पवार कुछ नहीं कर सकते, शिवसेना के एरिया में अजित पवार कुछ नहीं कर सकते, वहां उद्धव ठाकरे का ही बोलबाला है। तो यही कारण है कि महाराष्ट्र में सालों साल लगातार गठबंधन की सरकार है। जी जब शरद पवार की एनसीपी अलग हो गई तब से उसके बाद तो कभी 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 मैंने बिना गठबंधन की सरकार ही नहीं देखी। जी 95 में शिवसेना भाजपा सरकार बनी, तब से आज तक वहां गठबंधन की सरकारें ही बनती रही हैं। वही चल रही है। जी और और इसके गठबंधन के पहले जब दौर। शरद पवार ने पुलोद का पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ बनाया था, जी तब भी गठबंधन की सरकारें थी। तो अब गठबंधन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की जो बात अजित आप कह पवार रहे हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों के वोटर में डेंट मारेंगे, नहीं, और अजित आप जो पवार बात अकेले कह रहे अजित हैं, पवार बीजेपी के नैया पार लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। आप जो बात कह रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी की नैया पार नहीं लगाएंगे, तो ये परिस्थिति बीजेपी के लिए मुझे तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर और कॉम्प्लिकेटेड होती दिखाई देती है। और आखिरी एग्जैक्टली। सवाल इसी मुद्दे पर हम आपसे ले रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, संभावित जजमेंट से जो डरी हुई भारतीय जनता पार्टी आप बता रहे हैं, क्या कहीं ऐसी कोशिशें भी हो सकती है कि जजमेंट के पहले ही विधानसभा भंग कराओ और चलो चुनाव में, या फिर राष्ट्रपति शासन करके उसको डाइल्यूट करने की आपने कोशिश हो? आपने विधानसभा भी भंग कर दी, हम्म तो भी जजमेंट आने के बाद वो आपका एक्ट भी इलीगल होगा, विधानसभा जी फिर से कॉन्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि जिसको जो असंवैधानिक है वो संवैधानिक डिसीजन कैसे ले सकता है? पेच वहां फंसेगा। जी कुल मिलाकर ये पेच काफी फंसा हुआ है, लेकिन बीच का रास्ता आपको क्या लग रहा है कि जजमेंट की संभावना को लेकर महाविस्फोट की मुझे बात एक तो जो कह दी मोटा मोटा सुप्रिया तौर सुले पे ने। लग रहा है कि यदि अजित पवार ने ये बीजेपी ज्वाइन करना, उसके लिए गले नहीं उतर पाएगी। ऐसे में जो 10 लोग ईडी के रडार पे है वो जाएंगे इस्तीफा देके, और ये 40 लोगों का इस्तीफा होगा, 50 से हाउस की स्ट्रेंथ डाउन होगी, 238 में 120 का मेजोरिटी बनती है, 122 एनडीए के पास होंगे सरकारों बनाने, और वो कहेगी कि अच्छा, हमारी मतलब सरकार नहीं गिरी, हमारी सरकार बरकरार है। ये इशू वो कर सकते हैं, और अजित पवार चले गए तो फिर एक घमासान होगा, और वो घमासान शरद पवार अजित पवार के बीच होगा। जी क्योंकि शरद पवार को अपना राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रखने के लिए महाराष्ट्र में अपनी वजूद बना के रखना होगा। वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ और केंद्र में बीजेपी के खिलाफ ये हो नहीं पाएगा। बिल्कुल आप सही एक कह उन्होंने रहे हैं। अडानी के बारे में वक्तव्य दिया था, और जो ट्रोल हुए थे उससे उन्होंने एक सबक तो सीख लिया, जो बाद में वो फिर जेपीसी के समर्थन में आ गए थे। जी मतलब महाराष्ट्र की राजनीति कुल मिलाकर काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अभी है। आने वाले वक्त में क्या होगा, किस प्रकार से महाराष्ट्र की गतिविधियां घूमेंगी, संभवतः ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। महाराष्ट्र की सियासत में अलग अलग दलों के बनने और टूटने को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है, और इन कयासबाजियों के बीच जो महाविस्फोट की बातें सुप्रिया सुले ने कही है, वो महाविस्फोट संवैधानिक प्रावधानों के टकराव के बाद सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले के रूप में सामने आएगा, या महाराष्ट्र की सियासत या विधानसभा को मिड टर्म पोल या नई सरकार के रूप में सामने आएगा, ये आने वाले 2 हफ्तों में स्पष्ट हो जाने की एक संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं सुप्रिया सुले की भविष्यवाणी में कितना दम है, और सर्वोच्च न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवा पाने में अपनी तरफ से कितना दमखम दिखा पाती है। फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र की सियासत की एक बेहद अंदरूनी और काफी हद तक सारगर्भित जानकारी देने के लिए अशोक वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।